हेलो, नमस्कार प्यारे मित्रों। आपके YouTube चैनल हरियाणा जी के क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपके YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो हम प्यारे मित्रों कहाँ थे? हमारा फंडामेंटल राइट्स की एक क्लास हो चुकी थी। आज हमारी फंडामेंटल राइट्स की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जाना था। किस राइट्स के बारे में जाना था? फंडामेंटल राइट्स के हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड के बारे में जाना था, ऐतिहासिक विकास हमने फंडामेंटल राइट्स का जाना था। फिर उसके बाद भारत पे आ गए थे। भारत पे मांग, मौलिक अधिकारों की मांग, हमने मौलिक अधिकारों की मांग की थी। एक दो मांग मैंने आपको बता दी थी। दोबारा से मैं आज फिर एक वो मांगे आपको रिवाइज करवाता हूँ। फिर उसके बाद तीसरी बात मैंने कही थी कि समिति की सिफारिश पर फंडामेंटल राइट्स को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम अपने फंडामेंटल राइट्स जानेंगे। हमारे पास भारत में कितने फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। फिर हमारे विस्तार से फंडामेंटल राइट्स की एक सरल भाषा में क्लास होगी, बहुत ही आसान तरीके से। और मैं बता देता हूँ, आप हमारी क्लास को देखो, ज़रूर से ज़रूर देखो। आपको डिफरेंस और क्लासों से डिफरेंस ज़रूर मिलेगा। इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, ऐसे वे से पढ़ाया जाएगा कि बच्चे के दिमाग में ऑटोमेटिक आसानी से आ जाए, ठीक है। ज़्यादा वक्त न जाया करके हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्या था हमारा टॉपिक? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में क्या कहा थे हम? मौलिक अधिकारों की मांग। क्या था हमारा? मौलिक अधिकारों की मांग। देखो, सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग, मौलिक अधिकारों की मांग किसने की? सबसे बढ़िया अच्छा क्वेश्चन होता है, एग्जामिन में पूछ भी लेता है किसने की है। सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। पहली मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किस सन में की थी? बताइए जल्दी से। 1895 ईस्वी में की थी। पहली मौलिक अधिकारों की मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किस सन में की थी? 1895 में की थी। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहां से ये निकलता है, कहां की थी? कहां की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में कहा की थी? स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने पहले मौलिक अधिकारों की मांग की थी। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट, ये आप ध्यान से सुनना और समझना इस बात को कि सबसे पहले मौलिक अधिकारों की लिखित मांग किसने की थी? देखो, ये तो क्या थी? बाल गंगाधर तिलक ने क्या थी? मौखिक मांग थी। क्या थी? लिखित मांग नहीं थी, मौखिक मांग थी, जो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में की थी। कहाँ की थी? स्वराज विधेयक में। और यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकला। क्या निकला? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? हमारे मौलिक अधिकारों की पहली लिखित मांग किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने। ये क्या थी? पहली लिखित मांग। क्या थी? पहली लिखित मांग थी। क्या थी ये? पहली लिखित मांग थी। किसने की? किसने की? मोतीलाल नेहरू ने की। कहां पर की? कहां पर की? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां पर की?
नेहरू रिपोर्ट में, नेहरू, कहां की? नेहरू रिपोर्ट में। कहां की? नेहरू रिपोर्ट में। कब की? 1928 में। देखो दो क्वेश्चन बहुत अच्छे निकल के आए। क्या क्या निकल के आए? पहली मौखिक मांग किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने हमारे मौलिक अधिकारों की। कब की? 1895 में की। कहाँ की? स्वराज विधेयक में की। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या क्या निकल के आया? मोतीलाल नेहरू ने पहली लिखित मांग की थी। क्या की थी? पहली लिखित मांग की थी। कब की थी? 1928 ईस्वी में की थी। कहाँ की थी? नेहरू रिपोर्ट में की थी। देखो एग्जामिनर का पता नहीं, एग्जामिनर का पता नहीं कहां से क्या क्वेश्चन पूछ ले। क्या है? एग्जामिनर का पता नहीं कहां से क्या क्वेश्चन पूछ ले, और हमें हर क्वेश्चन को समझना है, देखना है। हम किसी भी टॉपिक में कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ सकते। यहां से आपका एक नंबर कट जाए, एक नंबर कट गया तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। एक नंबर से ही, एक नंबर से ही सिलेक्शन होता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर एक नंबर आपका इस टॉपिक से छूट गया तो आप बहुत लोगों के पीछे आ गए। ठीक है। उसके बाद तीसरी मांग थी, उसके बाद मौलिक अधिकारों की तीसरी मांग किसने की? कांग्रेस ने की। किसने की? कांग्रेस ने की। मौलिक अधिकारों की मांग फिर किसने की? कांग्रेस ने की। कहां की? कराची अधिवेशन में की। कहां की? कराची अधिवेशन में की। कहां की? कराची अधिवेशन में की। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा? मौलिक अधिकारों की मांग किसने की? कांग्रेस ने की। कब की? 1931 में की। कब की? 1931 में की। कांग्रेस ने की मांग। कहां की? कराची अधिवेशन में की। कराची अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल था। सरदार वल्लभ भाई पटेल था। और उनकी मांग कहां हुई? 1931 ईस्वी में हुई। दैट्स ऑल। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट मांग और रह जाती है। देखो कांग्रेस पढ़ लिया, उसके बाद हमने नेहरू भी पढ़ लिया, बाल गंगाधर तिलक भी पढ़ लिया। देखो एक फेमस आदमी है जिसका आप जानते हैं, महात्मा गांधी। उसको कैसे छोड़ सकते हैं? तो उसके बारे में हम जरूर पढ़ेंगे। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता, क्योंकि फेमस बंदा है। फेमस बंदे के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते। हमारे नोटों पर उनकी तस्वीर है, तो पता नहीं क्या से क्या पूछ लिया जाता है। तो उसके बारे में हमें 100% पढ़ना जरूरी है। तो चौथी मांग हमारी मौलिक अधिकारों की किसने की? गांधी ने की। किसने की? गांधी ने की। कहां की? कहां की? कहां की? दूसरा गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन चला था 1931 में। 1931 में जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, उस गोलमेज सम्मेलन ने महात्मा गांधी ने मौलिक अधिकारों की मांग की। दैट्स ऑल। ये हमारी चार मैंने इंपॉर्टेंट आपको मांगे बताई है। इन मांगों में से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका कोई भी एक नंबर मिस हो। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे को जहाँ से नॉलेज मिली मैंने आपको लेके ये आपको बता रहा हूँ। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको लिख लीजिए। देखो हमने मांग पढ़ ली,
जो हमारे फंडामेंटल राइट्स की डिमांड किन किन लोगों ने की उनके बारे में पढ़ लिया। अब हमारा एक क्वेश्चन बचता है। क्या बचता है? एक क्वेश्चन बचता है। हमारा एक क्वेश्चन बचता है, किस समिति के तहत मौलिक अधिकारों को, किस समिति के तहत मौलिक अधिकारों को और मौलिक कर्तव्य को अलग किया गया था? क्या पूछ लेगा एग्जामिनर? जो बहादुर, क्या नाम है, 1945 में एक समिति थी जिसका नाम था बहादुर सुप्र समिति। क्या है? बहादुर सुप्र समिति। कौन सी बहादुर सुप्र समिति? कब? 1945 की बात कर रहा है। कौन सी बात कर रहा है? 1945 की बात कर रहा था। इस समिति के तहत क्या है? इस समिति के तहत हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार एंड मौलिक कर्तव्य, सॉरी मौलिक कर्तव्य नहीं, नीति निर्देशक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। मैं थोड़ा गलत बोल गया था आपको। नीति निर्देशक तत्व, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया था आपको। बहादुर राष्ट्रीय समिति के तहत 1945 में मौलिक अधिकारों को और नीति निर्देशक तत्वों को अलग किया गया था। देखो, मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जिनका उल्लंघन किया जाए। एक मानव का, एक बच्चे का जन्म लेते ही उसके मौलिक अधिकार स्टार्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मौलिक अधिकार स्टार्ट हो जाते हैं। अगर कोई आदमी, कोई थर्ड पर्सन मौलिक अधिकारों की उल्लंघन करता है, एक आदमी के मौलिक अधिकारों की उल्लंघन करता है, तो हम इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन ये कहने का अभिप्राय क्या है? ये वाद योग्य है। क्या है? ये वाद योग्य है। क्या है? वाद योग्य। ये क्या है? नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। क्या है? वाद योग्य नहीं है। दैट्स ऑल। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, मौलिक कर्तव्य, सॉरी नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों को अलग किस समिति ने किया? बहादुर समिति। कब किया? 1945 में किया था। मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कहा जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक के विरुद्ध हम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, तो उसके बाद देखो, हमने जान लिया नीति निर्देशक तत्वों का इतिहास, जान लिया, डिमांड्स मान ली, सुन ली, समझ ली, और उसके बाद हमने किस समिति के तहत नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों को अलग किया गया, समिति भी पढ़ ली। तो उसके बाद क्या आ जाता हमारा? मौलिक अधिकार। क्या आ जाते प्यारे स्टूडेंट? मौलिक अधिकार। तो हम मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे। एक बार आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जानते हैं हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं। स्टार्टिंग में हमारे मौलिक अधिकार कितने थे और अब हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार? देखो, मौलिक अधिकारों के बारे में एक दो बातें, छोटी छोटी बातें हैं जो क्वेश्चन बनते हैं, जो एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है, वो मैं बता दूं। जो हमारे मौलिक अधिकार है, भाग किसमें? 3 में। किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार? भारत के भाग 3 में कितने अनुच्छेद हैं? कहाँ से? 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद है। जो हमारे मौलिक अधिकार है, जो हमारे मौलिक अधिकार है, वो किस देश से लिए गए हैं? किस देश से लिए गए हैं?
अमेरिका से। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन गया। और अगला एक क्वेश्चन क्या बनता है, भारत के मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में भाग 3 को, भारतीय संविधान में भाग 3 को मैग्ना कार्टा पढ़ा था ना हमने मैग्ना कार्टा के बारे में, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसलिए बताया क्योंकि देखो हमारा संविधान जब बना, हमने बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़ा और जो जो अच्छी चीजें थी हमने वहां से उठा ली। जो मौलिक अधिकार है सबसे पहले किस देश ने दिए, इंग्लैंड ने दिए। और संविधान के साथ लागू किसने किए, संविधान के साथ लागू अमेरिका ने किए। तो हमने, हमारे भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा गया। और लिए कहां से हमने मौलिक अधिकार, हमने मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार थे, हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे। अब कितने हमारे पास मौलिक अधिकार है, अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार है। जो एक हमारा मौलिक अधिकार घटा है वो कौन सा घटा है, संपत्ति का अधिकार। क्या पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में था, क्या था, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में था। लेकिन जब हमारा 44वां संविधान संशोधन हुआ, कौन सा, 44वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ था, 1978 में हुआ था। कब हुआ था हमारा 44वां संविधान संशोधन, 1978 में हुआ था। इसमें क्या किया, संपत्ति के अधिकार को निकालकर, मौलिक अधिकारों से निकालकर एक सामान्य कानून कर दिया। क्या कर दिया, एक नॉर्मल कानून बना दिया। किस आर्टिकल के तहत के अंतर्गत कानूनी अधिकार दिया गया, आपसे ये भी पूछ लेता, जो हमारा संपत्ति का अधिकार है इसको कानूनी अधिकार दिया गया, किस आर्टिकल के तहत दिया गया, क्या दिया गया, कानूनी अधिकार। किस आर्टिकल के तहत दिया गया, 301 अनुच्छेद के तहत। इस अनुच्छेद के तहत 301 अनुच्छेद के तहत जो हमारा संपत्ति का अधिकार है उसको कानूनी अधिकार दे दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप यह नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद हम अपने जो हमने 6 मौलिक अधिकारों की बात की है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, हम बात करते हैं हमारे मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार हमारे स्टार्ट किस आर्टिकल से होते हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो स्टार्ट होते हैं भाग, कहाँ किस आर्टिकल के से स्टार्ट होते हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार वो स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 14 से। हम अपने मौलिक अधिकार किससे पढ़ेंगे, आर्टिकल 14 से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा आर्टिकल 12 है और 13 है उसको मैं आपको बता देता हूँ। देखो, वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कई बार एग्जामिनर ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा, इसलिए मैं आपको आर्टिकल 12 और 13 बता देता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं 12 आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल, 12 अनुच्छेद 12।
अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 12 में कहा गया है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। क्या कहा गया है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा क्या कहा गया है? राज्य की परिभाषा। देखो मोस्टली जब भी आर्टिकल 12 से क्वेश्चन पूछता है तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता? जो हमारा अनुच्छेद 12 है उसमें क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? राज्य की परिभाषा। क्या कहा गया है? राज्य की परिभाषा। देखो राज्य की परिभाषा यहां से वो राज्य नहीं है जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ राज्य का मतलब क्या है? राज्य यूपी, हरियाणा, बिहार नहीं है। तो यहाँ राज्य का मतलब है वह सरकारी संस्थाएं जिसकी स्थापना सरकार ने की है, वह सरकारी संस्थाएं जिसकी स्थापना राज्य ने की है, लेकिन राज्य ने की है, या वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से जुड़ी हुई। क्या है? सरकार से जुड़ी हुई है। यहाँ ये हो गया। देखो क्वेश्चन क्या पूछता है आर्टिकल 12 से? आर्टिकल 12 से यही क्वेश्चन पूछेगा, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 में क्या कहा गया है? राज्य की परिभाषा, दैट्स ऑल। इसके बाद और कुछ नहीं पूछेगा। उसके बाद हम आर्टिकल 13 पढ़ते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 13 में कहा गया है डेफिनेशन ऑफ लॉ, कानून की परिभाषा। क्या कहा गया है? कानून की परिभाषा। आर्टिकल 13 में क्या पूछता है? कानून की परिभाषा। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 है उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया है कानून की परिभाषा, कानून के बारे में बताया गया। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कानून क्या है। क्या है कानून? क्या है? मैं दो चार आपको बता देता हूं किस तरह से कानून। क्या कहा आर्टिकल 13 में? कानून की परिभाषा दी गई। क्या किया गया? कानून की परिभाषा कही गई। देखो आपसे क्वेश्चन एक कानून की परिभाषा देता है। अगर भारतीय संसद जो हमारी पार्लियामेंट है, क्या है? पार्लियामेंट है, संसद। संसद में क्या होता है? लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। क्या होता है? संसद में लोकसभा और राज्यसभा। अगर कोई बिल संसद में पास हो जाता है, अगर कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा पास कर देती है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है। संसद में कोई बिल, संसद में दोनों सदन उसको पास कर देते हैं, उस पर राष्ट्रपति साइन कर देता है, तो वो क्या हो जाता है? वो एक कानून माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एक कानून माना जाएगा। उसी तरह से राज्य में भी होता है। राज्य में देखो ये क्या होगी? केंद्र की बात होगी। राज्य में विधानसभा, और जिस राज्य में विधान परिषद है, विधान परिषद राज्य में, या विधानसभा में बिल पास हो जाए और गवर्नर उस पर साइन कर दे। कौन साइन कर दे? राज्यपाल हस्ताक्षर कर दे। राज्य में विधानसभा में कोई बिल पास हो जाए और गवर्नर उस पर साइन कर दे, वो क्या माना जाएगा? एक कानून माना जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
उसके बाद इसमें एक बात और एक कानून और बन जाता है। एक बार आप इसको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ इसको सारे, और आप एक बार इसको लिख देना अच्छी तरह से, और घर जाकर इसको एक बार बैठे बैठे एक बार रिवाइज करना। मैं श्योर हूँ इस बात से कि आप इस आर्टिकल 12 और 13 को भूल नहीं सकते। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मैं कह नहीं सकता, अगर आप इसको पढ़ लोगे एक बार तो आप इसको भूल नहीं सकते। ठीक है, आर्टिकल 12 में क्या कहा गया है? राज्य की परिभाषा क्या कहा गया है? राज्य की परिभाषा, राज्य का अभिप्राय यहाँ पर क्या है? राज्य का अभिप्राय यहाँ पर सरकारी, राज्य का अभिप्राय ये नहीं यूपी बिहार नहीं, वह सरकारी संस्था जो राज्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। ठीक है, तीसरे अनुच्छेद में क्या कहा गया? कानून की परिभाषा, लॉ की डेफिनेशन ऑफ लॉ। लॉ क्या होता है आपको पता होना चाहिए, किस तरह से लॉ बनता है, कानून बनता है। तो कानून कैसे बना? संसद में, लोकसभा और राज्यसभा ने एक बिल पास किया और प्रेसिडेंट ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए, तो क्या माना जाएगा? वो कानून बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। उसके बाद उसी तरह से राज्य से बात करते हैं। राज्य में विधानसभा और विधान परिषद, या तो जिस राज्य में विधान परिषद है, विधान परिषद पास कर दे, और लोकसभा सॉरी विधानसभा पास कर दे और गवर्नर उस पर साइन कर दे। अगर जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है तो विधानसभा उस पर साइन कर दे, पास कर दे, और राज्यपाल उस पर साइन कर दे, तो वो क्या माना जाएगा? एक कानून माना जाएगा। देखो प्यारे मित्रों, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। अगर फिर भी कोई त्रुटि या गलती रह जाती है, कुछ बात आपको समझ नहीं आती, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम आपके कमेंट को 100% पढ़ूंगा। देखो आपसे एक ही विनती है प्यारे दोस्तों, आप हमसे जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल नहीं, आप ही का चैनल है, आप ही से ये चैनल बनेगा। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा जी के क्लासेस को शेयर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद, गुड नाइट।